हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल तनु क्लासेस आर्टकॉम में। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आज लेके आए हिस्ट्री क्लास 12 का 20 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको 2010 से लेकर के आप जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2010 से लेकर के 2021 तक दोस्तों किसी न किसी ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ और 100% इस बार भी गारंटी दोस्तों इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपका 100% सब्जेक्टिव फंसेगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके का क्वेश्चन में 20 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं लेके आया हूं। ठीक है, अब 2 से 3 मिनट देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं, आपका ज्यादा टाइम ले लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के महत्व का आकलन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली पूछा है कि मौर्य साम्राज्य के महत्व का आकलन कीजिए। तो जब मौर्य साम्राज्य था, आपको मालूम है, थोड़ा सा बता देते हैं, जब हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा साम्राज्य था, तो उसको खत्म करने वाला कौन था? एक तो प्राकृतिक कारण था ही खत्म होने का, लेकिन एक मौर्य साम्राज्य के जो लोग थे उन्होंने आक्रमण किया था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ था। तो उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य आया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या है, तो इसका हम लोग आपको पॉइंट पॉइंट देकर के बताएंगे। सबसे पहला महत्व है, भारतीय इतिहास ही नहीं विश्व इतिहास में मौर्य साम्राज्य का बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, सिर्फ भारत में नहीं, भारतीय इतिहास में नहीं, विश्व के पूरे दुनिया भर लेवल में बहुत अधिक इसका जो है महत्व है, इंपॉर्टेंस है। ब्रिटिश काल में जब भारत एक औपनिवेशिक देश था, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में कि औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है। औपनिवेश मतलब होता है दोस्तों, जब किसी बड़े राष्ट्र के द्वारा, जब किसी बड़े देश के द्वारा छोटे देश पर अपना राजा, खुद का राजा बनाया जाता है या फिर शासन किया जाता है, उसको हम लोग औपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उस समय ब्रिटिश भारत पर राज कर रहा था, तो भारत उस समय जो है औपनिवेशिक देश था। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो भारतीय इतिहास ही नहीं, विश्व इतिहास में मौर्य साम्राज्य का बहुत अधिक महत्व था। ब्रिटिश काल में भारत एक औपनिवेशिक देश था। ब्रिटिश काल में क्या था? भारत एक औपनिवेशिक देश था, क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय अंग्रेज लोग जो है शासन कर रहे थे, इसलिए उस समय उसको भारत को क्या कहेंगे? औपनिवेशिक देश कहेंगे। और ऐसे में मौर्य साम्राज्य इतिहासकारों के लिए उत्साहवर्धक था, और उस समय मौर्य साम्राज्य इतिहासकारों के लिए जो है वो क्या था? उत्साहवर्धक था। भारत में महाजन रूप में गणतंत्र पद्धति का यह पहला साम्राज्य था। और एक पॉइंट है, भारत में महाजन पद के रूप में गणतंत्र पद्धति का ये जो है पहला साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मौर्यकालीन पुरातत्व और मूर्तियों ने सिद्ध कर दिया कि, यानी कि मौर्य साम्राज्य में मौर्यकालीन पुरातत्व और मूर्तियों ने यह सिद्ध किया है कि चौथी और तीसरी सदी में भारत में एक साम्राज्य मौजूद था। ठीक है, सायूपु भारत में एक साम्राज्य मौजूद था। ये किसने सिद्ध किया? मूर्तियों ने और मौर्यकालीन पुरातत्व ने। ये उसका आकलन, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आकलन पढ़ रहे हैं, महत्व का आकलन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये सिद्ध किया था इसके बारे में। फिर ब्रिटिश काल में जब औपनिवेशिक शासन था, तो उस समय जो मौर्य साम्राज्य का जो इतिहासकार था वो उत्साहवर्धक था। अब तीसरा पॉइंट है, अशोक के अभिलेख अन्य देशों से भिन्न थे। अशोक का जो अभिलेख था वो अन्य देशों से भिन्न था। इनमें संदेश लिखे थे। जो अशोक का जो अभिलेख किसको कहते हैं? जो आप लेटर लिखते हैं, अभी हम लोग उसको लेटर बोलते हैं। तो उस समय जो अशोक का अभिलेख था उसमें वो अन्य देशों से जो बिल्कुल भिन्न था, और इनमें संदेश भी लिखा हुआ था। ठीक है, अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट था। अशोक जो था वो एक चक्रवर्ती सम्राट था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि अशोक क्या है, क्या था? वो एक चक्रवर्ती सम्राट था। इससे राष्ट्रवादी नेताओं को बहुत प्रेरणा मिली, और इसी से, यानी कि चक्रवर्ती अशोक से जो है, चक्रवर्ती जो सम्राट था, उससे राष्ट्रवादी नेताओं को, जो हम लोगों को आजाद के लिए किए महान नेताओं ने, तो उनको जो है इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिला था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य साम्राज्य में कुछ कमियां रहने के कारण यह साम्राज्य मात्र 150 वर्ष तक ही चल पाया, और इसका विस्तार भी संपूर्ण उपमहाद्वीप में नहीं था। और क्योंकि मौर्य साम्राज्य में बहुत सारी कहानियां थी, कमियां थी, मैंने आपको पढ़ाया भी है मौर्य साम्राज्य के अंदर। जो नहीं पढ़े हैं आप लोग जाकर के देखिए, यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर सारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, सारा चैप्टर कंप्लीट होता है सभी सब्जेक्ट का, इसलिए आप लोग जाके देखिए। तो मौर्य साम्राज्य का बहुत ज्यादा कमी था, कुछ नहीं बहुत ज्यादा कमी था, जिसके कारण ये जो है मात्र 150 वर्ष तक ही शासन किया था, चला था। ठीक है, इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण उपमहाद्वीप में नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहासकार साहित्यिक परंपराओं का अनुसरण क्यों करते हैं? बताइए, इतिहासकार जो है वो साहित्यिक परंपराओं का अनुसरण क्यों करते हैं? देखिए इसका आंसर क्या है, तब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए, कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड निर्धारित करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं आप लोगों तक आवाज आ रही है या नहीं। 1 सेकंड। हाँ, आप लोगों तक क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है, आप लोगों तक क्लियर आवाज आ रही है। देखिए यहाँ पर कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड
क्या है, मानदंड निर्धारित कर, मापदंड, सॉरी ये मापदंड है, सॉरी टाइपिंग में थोड़ा गलत हो चुका होगा। तो इस इतिहासकार साहित्यिक परंपराओं का अनुसरण क्यों करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है, कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मापदंड निर्धारित करते हैं। कुछ ऐसे ग्रंथ है, कुछ ऐसे किताब है जो कि सामाजिक व्यवहार का मापदंड निर्धारित करता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी लेते हैं, वो ग्रंथ मैंने ये लेते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो एक समाज के लोग क्या बना दिए, मापदंड बना दिए। तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ है, कुछ ऐसे किताब है जो कि ये मापदंड निर्धारित करते हैं। दूसरा है, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते हैं, और कोई ऐसे ग्रंथ हैं जो कि समाज का क्या करते हैं, चित्रण करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये ग्रंथ कभी कभी समाज में विद्यमान विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं, और ये ग्रंथ जो है वो कभी कभी समाज में विद्यमान विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इतिहासकार जो है वो साहित्यिक यानी कि जो साहित्यिक परंपरा था उसका अनुसरण, उसको क्यों नहीं फॉलो करते, उसको क्यों नहीं मानते, सही नहीं मानते, यही रीजन है। सबसे पहले तो वो समाज में मापदंड करता है, अन्य ग्रंथ का चित्रण कर देता है, यानी कि किसी का बुराई कर देता है, वो ग्रंथ किसी धर्म का कुछ और कर देता है। फिर तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ कि वो जो है विभिन्न रिवाजों पर, किसी दूसरे के रिवाजों पर जो है टिप्पणी करते रहता है, इसीलिए इतिहासकार जो है वो अनुसरण करते हैं साहित्यिक परंपराओं का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और शायद 2019 या 20 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं क्वेश्चन। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, या फिर क्वेश्चन पूछ देगा सिंधु घाटी को हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, कोई कोई क्या बोलता है, एक कंफ्यूजन आप लोगों का दूर कर देते हैं। ये कोई बच्चा था जो कमेंट किया था कि सर मोहनजोदड़ो सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो था, ठीक है, हड़प्पा एक जगह का नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता जो था, ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, उसके अंदर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना हम लोग को, मोहनजोदड़ो कोई सभ्यता नहीं थी। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम खोज जो है वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। कहां पर हुई थी, हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। और एक और पॉइंट लिख देना, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन किसी बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसका सर्वप्रथम खोज जो है वो किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, और 1921 ईस्वी में किया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। 1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। और इसका हड़प्पा संस्कृति नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वप्रथम खोज था वो हड़प्पा नामक एक जगह है, स्थान है, उसी पर हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा रॉलेट एक्ट जो था उसके प्रावधान बताइए। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो था, नियम जो था, कानून जो था, एक्ट मतलब, ठीक है, वो क्या था उसका प्रावधान सिंपली आपको पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, आपको मालूम है, हम लोग 10th क्लास में पढ़े भी है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ब्रिटिश सरकार जो ये रॉलेट एक्ट निकाला था, रॉलेट एक्ट, उसमें नियम ये था कि जो ब्रिटिश सरकार था वो किसी व्यक्ति को भी किसी इस अधिनियम के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत, ये कानून के अंतर्गत एक कानून बनाया गया था, इस एक्ट के अंतर्गत एक कानून बनाया गया था जिसमें ब्रिटिश सरकार लोग कह रहे थे, जो उसमें शासन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि किसी भी आदमी को हम लोग कानून अरेस्ट कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं बिना उसको कहे, बिना, यानी कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे ना, डायरेक्ट जाके अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट के अंतर्गत था जो कि 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट किसने पारित किया था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा हुआ था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। वस्तुतः यह अधिनियम भारतीयों द्वारा चलाए गए सभी तरह के आंदोलनों को रोकने के लिए पास किया गया। गांधी जी सहित अन्य नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया था। ठीक है, तो क्योंकि ये उस समय इसलिए पारित किया गया था ताकि जितने भी लोग हैं, भारतीय द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था, उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, तो उसी को रोकने के लिए जो है ये कानून किया गया था। और इसका जो गांधी जी है और भी बहुत सारे नेता थे जो उस समय बहुत ज्यादा इस कानून का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए पर ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए चुना हूं क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन समझिए। आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं 6 स्थलों के नाम बताइए जहां हड़प्पा संस्कृति उन्नत और परिपूर्ण थी। उन्नत मतलब तरक्की किया हुआ, और परिपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से था, एकदम खुशहाल चल रहा था।
उस 6 स्थान का नाम आपको पूछ रहा है इस हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत, इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, इसका संबंध प्रदेशों के नाम भी बताइए, और प्रदेशों का नाम भी पूछ रहा है। अब यहाँ पर आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसको नोट और समझना दोनों चीज करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए कि हड़प्पा जो है वो कहां पर है, मोहनजोदड़ो जो है वो कहां पर है, चहुद्रा जो है वो कहां पर है, लोथल जो है वो अभी कहां पर है, कालीबंगा जो है वो कहां पर है, बनावली जो है वो कहां पर है। अभी आपको हम आंसर बताएंगे, आप तुरंत समझ लेंगे, लेकिन ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि पंजाब में जो है हड़प्पा जो है वो पंजाब में है, सिंध जो है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में है, चहुद्रा जो है वो सिंध में है, गुजरात में जो लोथल जो है वो गुजरात में है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, बनावली जो है हरियाणा में है। ठीक है, कालीबंगा जो है वो कहां पर है, राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बनावली में हरियाणा में बनावली है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गुजरात में लोथल है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये छह ही क्वेश्चन जब भी पूछा गया, ये 6 क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, तो आपको जो है दिमाग में आप अच्छे से बैठा लेंगे, आपको ये सारा चीज ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं, बताइए। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत को जो है विशाल काव्य क्यों कहते हैं। तो बताइए महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं। आपको समझ में आएगा महाकाव्य क्या है, ये सारा चीज समझ में आएगा। तो देखिए महाभारत वर्तमान स्वरूप में 1 लाख से अधिक श्लोकों का है। ठीक है, अभी जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 लाख से अधिक श्लोकों का है। श्लोक आपको समझ रहे ना, मुस्लिम लोग कुरान में जो वो आयत होता है उसी तरह श्लोक होता है किताब के अंदर। ठीक है, किताब के अंदर श्लोक नंबर इतना, ऐसे जो पंडित लोग हैं वो बोलते रहते हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक वो भी बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल पूछ रहा है कि महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं, हमको ये समझना है। ठीक है, तो महाभारत वर्तमान स्वरूप में 1 लाख से अधिक श्लोकों का है, और इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। क्योंकि 1 लाख जो श्लोक है, 1 लाख से ज्यादा जो अधिक श्लोक है, उसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणी और परिस्थितियों का एकदम अलग अलग सामाजिक श्रेणी, अलग अलग धर्म, अलग अलग ये सब चीज के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में लेखा जोखा है, सब कुछ डाला गया है। परिस्थिति जो क्या क्या चला था किस समय, वो भी डाला गया है। और इस ग्रंथ की रचना जो है वो लगभग सायुपू 500 से 1000 वर्ष। ठीक है, ये सायुपू क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है, शायद ये SUP क्या है पता नहीं, हम आपको बताएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में ना, इसको जरूर बताएंगे कि ये सायुपू आकर गलत लिख दिया है फिर कुछ और है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए इस ग्रंथ की जो रचना है वो लगभग 500 से 1000 वर्ष तक होती रही। तो टोटल 500 से 1000 वर्ष तक, 500 से 1000 वर्ष यानी कि टोटल 500 वर्ष तक इस ग्रंथ की रचना हुई थी महाभारत की। ठीक है, तो इसलिए इसको महाभारत को जो है विशाल महाकाव्य कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 लाख से अधिक श्लोकों का वर्णन है। ठीक है, दूसरा बात, इसमें सामाजिक श्रेणियां और परिस्थितियों का जो है लेखा जोखा उस 1 लाख श्लोकों के अंदर, और इसका ग्रंथ जो है वो 500 वर्ष तक बना था, इसलिए हम इसको महाकाव्य कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 या फिर 3 किसी भी बोर्ड से आप हैं। अब देखिए यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति का विस्तार बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार पूछा भी गया है। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार था, फैलाव था, वो उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा तक। ध्यान देंगे, हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार था वो उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तट तक। ठीक है, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान से लेकर के समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। तो ध्यान देंगे आप लोग, सबसे पहले इसका जो विस्तार था, फैलाव था, वो दक्षिण में, ठीक है, वो क्या था, उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा तट तक था। उसके बाद पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर के उत्तर में पूर्व में मेरठ तक था। आप यहाँ पर ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछा गया, और इसका ये जो संपूर्ण है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। इसका जो क्षेत्र का आकार है वो किस प्रकार था, तो वो त्रिभुजाकार था। वो किस प्रकार था, त्रिभुजाकार था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना था, टोटल 12 लाख है, सॉरी 12 लाख है ना, हाँ 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल जो वो त्रिभुजाकार था। और इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 लाख कोई लिख देते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है 12,99,600 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। वर्ग बोल दिए तो स्क्वायर नहीं, स्क्वायर बोल दिए तो वर्ग नहीं, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक इसका फैलाव था, इसका क्षेत्रफल था, और ये संपूर्ण क्षेत्रफल जो त्रिभुजाकार था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को 2 उपलब्धियां बताइए। गांधी जी आपको मालूम है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जाके पढ़ाई किए थे, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उस समय दक्षिण अफ्रीका में उसको 2 उपलब्धियां क्या थी, उसके बारे में पूछ रहा है, सिर्फ 2 उपलब्धियां। सबसे पहला उपलब्धियां देखिए, दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रचलित अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहली बार सर्वप्रथम
महात्मा गांधी जी ने वो सत्याग्रह के रूप में, सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रचलित अहिंसात्मक, अहिंसात्मक मतलब जहां पर कोई लड़ाई मार ना हो, कुछ ना हो, हिंसात्मक मतलब लड़ाई मार, अहिंसात्मक मतलब कोई लड़ाई मार वगैरह कुछ भी नहीं, शस्त्र वगैरह का कोई भी उपयोग नहीं, बिल्कुल शांति पूर्वक विरोध करना, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो है सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रचलित अहिंसात्मक विरोध किया था, ठीक है। वो अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया करके ये जो है अहिंसात्मक विरोध किया था। दूसरा पॉइंट क्या है, वहां उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया था। सौहार्द मतलब क्या हुआ, हर्ट, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हर्ट मतलब दिल, तो वो सौहार्द सबके हृदय को जो है एक तरफ जोड़ने का प्रयास किया था, बढ़ाने का प्रयास किया था, ठीक है। तो वो वहां उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया था तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार को चेताया था, यानी कि खत्म करने का कोशिश किया था, ठीक है। महात्मा गांधी का ये दो उपलब्धियां दक्षिण अफ्रीका में थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिर से नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हड़प्पा स्थल की दूरदर्शा के क्या कारण है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस चैनल पर जो है संपूर्ण 12 आर्ट्स की, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें ये वीडियो को नया देख रहे होंगे तो उसके लिए बता रहे हैं, इस चैनल पर 12 आर्ट्स की सभी सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स सबसे पहले हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और उसके बाद आपका ये भी स्टार्ट होने वाला, साइकोलॉजी भी स्टार्ट होने वाला है। तो ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट का 2-3 चैप्टर करके कंप्लीट करा दिया गया है। आप लोग जरूर जाकर के देखेंगे। हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते हैं, पहले फुल थ्योरी को पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करते हैं, और चैप्टर एक्सप्लेनेशन से ही अगर आपको उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर, अति लघु उत्तरीय, सभी को करते हैं। अगर आप चैप्टर को थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही अपने से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऑफलाइन जैसा आप लोग पढ़ाई करते हैं, इसलिए आप जरूर एक बार चैनल के अंदर जाकर के विजिट करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, या फिर आप जो है ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को बताइए। तभी दोस्तों आप लोग एक सब्सक्राइब करते हैं, एक कमेंट करते हैं, तो हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, और आप लोगों के लिए इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार करते हैं टाइपिंग करके, ठीक है। मैं चाहता तो आपके कलम से लिख करके भी आपको तुरंत बता सकता था, लेकिन मजा आना चाहिए पढ़ने में, इसलिए मैं इस तरह करके टाइप करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाता हूं। बस थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग जो है शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा स्थल की दुर्दशा के क्या कारण है, बताइए। तो हड़प्पा स्थल की जो दुर्दशा है उसका क्या कारण था। चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए हड़प्पा स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं ईंट चुराने वालों के अशिष्टता का शिकार हो चुकी है, अर्थात लुप्त प्राय है। तो हड़प्पा स्थल की कई प्राचीन संरचना है जो कि ईंटें चुराने वालों की अशिष्टता का शिकार हो चुका है, अर्थात वो बर्बाद हो चुका है। अब देखिए 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर, क्या नाम है, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है कि ईंट चोरों ने इतनी ईंटें चुरा ली थी कि वे लाहौर और मुल्तान के बीच 100 मील लंबी रेल की पटरी तैयार करने के लिए पर्याप्त होती। समझ रहे, 100 मील लंबी रेल, तो वो जो ईंट, इसलिए इसको दुर्दशा का, हड़प्पा स्थल की दुर्दशा का यही कारण था। उस समय जो प्राचीन संरचनाएं था हड़प्पा स्थल की, उसको ईंट चुराने वाले जो है शिकार हो चुका था, ठीक है। ईंट चुराने वालों की अशिष्टता का शिकार हो चुका था, इसलिए ये बर्बाद हो गया। और 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के, यानी कि जो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण था, जिसका नाम था क्या, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, इसने जो है इतने, मतलब कि इसके बारे में बताया है कि ईंट चोरों ने इतनी ईंटें चुरा ली थी कि मुल्तान, लाहौर और मुल्तान के बीच 100 मील लंबी रेल पटरी तैयार की जा सकती है उस ईंटों से, इतना ईंट चुरा लिया था, ठीक है। अब देखिए धर्मशास्त्र, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे यहाँ पर, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए धर्मशास्त्र कब लिखे गए थे, इनका क्या महत्व था, छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। धर्मशास्त्र कब लिखा गया था, इसका क्या महत्व था। तो लगभग 6ठी शताब्दी, ठीक है, लगभग 6ठी शताब्दी। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे जिसमें मैं ये बताऊंगा, इसके बारे में फुल्ली डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला चीज है। तो लगभग 6ठी शताब्दी में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की गई थी। लगभग 6ठी शताब्दी में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की संरचना जो है वो शुरू की गई थी, ठीक है। इनमें शासक साहित्य अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था, और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही बनाए जाए। तो इनमें शासक सहित जो अन्य के लिए जो नियम का निर्धारण किया गया था, इस बुक में जो शताब्दी लिखा गया था, ग्रंथ लिखा गया था, तो यह अपेक्षा की जाती थी, ठीक है। ये जो है अपेक्षा की जाती थी, शासक क्षत्रिय वर्ण से ही बनाए थे। यानी कि सिंपल यहाँ पर कह रहा है कि 6ठी शताब्दी में इसका लिखा हुआ था, और इसका महत्व ये था कि उस ग्रंथ में जो है अलग अलग जातियों के लिए, अलग अलग धर्म के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग चीज लिखा गया था, निर्धारण किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों। ये समुद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त है, क्वेश्चन टाइपिंग करने वाला कुछ तो गलत किया होगा जरूर, ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों। भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त ने,
ठीक है, मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया था तथा छोटे छोटे राज्यों को जीतकर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की थी। नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे, इसमें जो एक दो गलती है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर क्लियर करूंगा, इसलिए प्लीज इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी या फिर कोई भी चैप्टर आएगी मैं आपको वहां पर जरूर बताऊंगा। ठीक है, एक टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 समझ सकते हैं, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसमें आप जरूर ये देखेंगे क्योंकि ये छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आपमें गलती हो जाएगा। जैसे कि समुद्रगुप्त लिख दिया है, यहाँ पर कुछ लिख दिया है, अब ये रियल में है क्या उसको मैं वहां पर बताऊंगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों? तो यहाँ पर आंसर देखिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया था। ठीक है, मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया था तथा छोटे छोटे राज्यों को जीतकर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की थी। ठीक है, छोटे छोटे राज्य को जीतकर जो है वो राजनीतिक एकता सबको मिला दिया था राजनीतिक रूप से। ठीक है, अब देखिए समुद्रगुप्त को महान सैनिक सफलताओं के कारण डॉक्टर वीए स्मिथ, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि ये समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए, तो समुद्रगुप्त को महान सैनिक सफलताओं के कारण डॉक्टर वीए स्मिथ, क्या नाम है, डॉक्टर वीए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने कहा है भारत का नेपोलियन, तो डॉक्टर वीए स्मिथ ने। क्यों कहा है? तो क्योंकि इसने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर राजनीतिक एकता की स्थापना की थी, और भी बहुत सारे रीजन है। नेपोलियन ने लगभग सारे यूरोप को जीता था, नेपोलियन जो था वो लगभग पूरा यूरोप को जीता था, और समुद्रगुप्त ने भी सारे भारत को जीता था, और समुद्रगुप्त भी जो है वो सारे भारत को जीता था। भारत में कई भी शासक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला ना था, और भारत में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो कि समुद्रगुप्त का शासक को, समुद्रगुप्त का चुनौती, समुद्रगुप्त की जो सत्ता थी, जो शासन कर रहा था, उसको कोई चुनौती देने वाला उस समय कोई भी नहीं था। इसी के कारण यानी कि क्योंकि यूरोप में जो है नेपोलियन लगभग ये कर रहा था, राज कर रहा था पूरा यूरोप को, और भारत में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त राज कर रहा था, जिसके कारण जो है नेपोलियन, इसीलिए इसके कारण जो इसका नाम नेपोलियन पड़ा गया कि क्योंकि वो वहां पर था, ये यहाँ पर था, इसलिए यहाँ पर भी इसको नेपोलियन बुलाने जाने लगा। और किसने कहा था? डॉक्टर वीए स्मिथ ने। आगे देखेंगे, शासक प्रजा सेवक होते थे। शासक जो था वो प्रजा सेवक होता था और प्रजा की भलाई के कार्यों में लीन रहते थे, यानी कि वो एकदम मशगूल रहते थे, उसमें वो एकदम उसी में रहते थे वो। ठीक है, तो शासक जो है वो प्रजा सेवक होते थे और प्रजा की भलाई के कार्यों में लीन रहते थे। तीसरा महत्व यह था कि वो विभिन्न राजतंत्र और गणतंत्र धीरे धीरे आपस में मिलते जा रहे थे, और तीसरा महत्व जो ये था वो विभिन्न राजतंत्र और गणतंत्र जो है वो धीरे धीरे आपस में मिलते जा रहे थे, और भारत एक अखंड राजनीतिक इकाई का रूप धारण करता जा रहा था। मगध शासकों ने विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी थी। इस तरह उन्होंने भारत को एक अखंड राजनीतिक इकाई का स्वरूप दिया, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? नेपोलियन पड़ा, नेपोलियन कहा गया। तो आपको समझ में आ गया क्यों कहा गया? क्योंकि अखंड भारत, ठीक है, अखंड भारत उस समय बनाया जा रहा था, इसी के द्वारा राजतंत्र और गणतंत्र को एकजुट लेके आ रहा था, और राजनीतिक इकाई का रूप धारण करता जा रहा था सब कोई, और राजनीतिक इकाइयों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य का नींव रख दिया था, एकदम शक्तिशाली। इस तरह उन्होंने भारत को एक अखंड राजनीतिक इकाई का स्वरूप दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों का महत्व बताइए। देखिए महाजनपद का महत्व क्या है, हम लोग जल्दी से इसको समझते हैं। महाजनपद का महत्व प्राचीन भारतीय इतिहास में उपर्युक्त महाजनपदों का उत्थान अपना विशेष महत्व रखता है। महाजनपदों का महत्व प्राचीन भारतीय इतिहास में उपर्युक्त महाजनपदों का उत्थान अपना विशेष महत्व रखता है। सर्वप्रथम इन महाजनपदों में राजतंत्रों के साथ साथ गणतंत्रों का भी उत्थान हुआ था। यहाँ का एक प्रमुख प्रबंधक प्रजातंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार लोगों द्वारा चुना जाता था। राजतंत्र वाले महाजनपद की शासन प्रणाली को देखने पर यह ज्ञात होता है कि वहां पर तानाशाह नहीं थे। ठीक, तो महाजनपदों का महत्व बताइए, यही उसका जो है महत्व था। राजतंत्र वाले महाजनपद की शासन प्रणाली को देखने पर यह ज्ञात होता है कि वहां पर तानाशाह नहीं था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, जाति प्रथा, ये सती प्रथा नहीं है, बहुत लोग जाति प्रथा और सती प्रथा को सेम समझने लगते हैं। सती प्रथा मतलब क्या हुआ कि पहले के जमाने में ठीक है, ये राजा राममोहन राय के द्वारा खत्म किया गया था सती प्रथा को, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहले के जमाने में सती प्रथा क्या होता है वो बता रहे हैं कि पहले के जमाने में जब पति मर जाते थे उसके साथ पत्नी को भी मरना पड़ता था, उसको भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो इसी को सती प्रथा कहते हैं, जो कि खत्म किया गया है राजा राममोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है जाति प्रथा, तो जाति प्रथा से आप क्या समझते हैं और जाति प्रथा का दोष यानी कि कमी बताइए। देखिए जाति प्रथा का मतलब होता है साम शास्त्री। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। जाति प्रथा का अर्थ है साम शास्त्री ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक जाति की उत्पत्ति
तो शाम शास्त्री किसी का नाम है, उसने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक में जिसका नाम है जाति की उत्पत्ति में जाति प्रथा की परिभाषा इन शब्दों में दी है कि विवाह और भोजन जैसे कार्यों में कुछ लोगों के आपस में संगठित हो जाने को जाति प्रथा कहते हैं। तो विवाह और भोजन जैसे कार्यों में, विवाह एक कार्य है, भोजन एक कार्य है, तो इन कार्यों में कुछ लोगों के आपस में संगठित हो जाने को ही जाति प्रथा कहते हैं। जाति प्रथा का मतलब समझ में गया, किसमें लिखा हुआ है? तो एक किताब का नाम है जिसका नाम है जाति की उत्पत्ति। किसने लिखा है? शाम शास्त्री ने लिखा है। इसी ने अपने सुप्रसिद्ध पुस्तक में ये चीज लिखा है कि विवाह और भोजन जो जैसे कार्यों में कुछ लोगों के आपस में संगठित हो जाना, इसी को जाति प्रथा कहते हैं। अब देखिए, प्राचीन काल में सामाजिक विषयों के लिए हिंदू समाज को केवल 4 वर्णों में, यानी कि प्राचीन काल में सामाजिक विषयों के लिए हिंदू समाज को जो है 4 वर्णों में बांटा गया था प्राचीन काल में। अभी नहीं, अभी तो बहुत है। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सभी के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। सभी के बारे में चैप्टर को आप जरूर देखेंगे, चैप्टर 3 में पढ़ाया गया है सर के द्वारा, ठीक है। तो प्राचीन काल में सामाजिक विषयों के लिए हिंदू समाज केवल 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और उसमें बांटा हुआ था प्राचीन काल में। इन्हीं वर्गों के बाद में जातीय कहा जाने लगा, और इन्हीं वर्गों को जो वर्ग में बांटा गया था, इन्हीं वर्गों को बाद में क्या कहने लगा? जाति कहने लगा। और आरंभ में जाति पाति का विचार केवल व्यवसायों को दृष्टि से ही देखा जाता था, और शुरू में जो है जाति पाति को केवल जो है व्यवसाय को के दृष्टि से ही इसको देखा जाता था, और व्यक्ति एक जाति से दूसरे जाति में सुगमता से दाखिल हो जाता था। परंतु धीरे धीरे जाति प्रथा जन्म से ही मानी जाने लगी और एक जाति से दूसरे जाति में जाना असंभव हो गया। इस प्रकार 4 मुख्य वर्ण बढ़ते बढ़ते अब कई, यानी कि अब 3000 जातियों तक पहुंच गई है। तो ध्यान से देखेंगे, शुरू में ये जाति मात्र 4 था। प्राचीन काल में जो है ये 4 था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो क्योंकि आज से कई हजार साल पहले 4 था प्राचीन काल में, तो उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों के बीच जो है दूरियां बढ़ते गया, और इन लोगों का रहन सहन, खान पान, इन लोगों का रहने का तरीका, जीने का तरीका, ये सब कुछ बदलने का, जिसके कारण ये, और जैसे कि अभी 4 हुआ, फिर इससे और 10 बना, इससे और 10 बना, इससे और 10 बना, इससे और 10 बना, फिर इससे वो 10 से और बना, वो 10 से और बना, वो 10 से और बना, इस तरीके से बढ़ने लगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद भाषा का चेंज होता है, तो उसी तरह उस समय भाषा का चेंज हो रहा था, बढ़ते जा रहा था, भाषा का चेंज हो रहा था, रहने का तरीका का चेंज हो रहा था, अलग अलग हर चीज हो रहा था। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग समय दीजिएगा। जैसे कि एक बाप है, उसका 4 बेटा हुआ। एक बाप है, उसका कितना बेटा हुआ? 4 बेटा हुआ, ठीक है। 1 2 3 4। अब ये 4 बेटा का, इसका फिर 4 बेटा हुआ, इसका फिर 4 बेटा हुआ, इसका फिर 4 बेटा हुआ, इसका 4 बेटा हुआ। अब इस 4 बेटा में क्या है? इस 4 बेटा जो पहला है वो, इसका ये अगर अमीर हो गया तो ये गरीब हो गया, ये थोड़ा कम हो गया, ये बहुत ज्यादा अमीर हो गया। तो ये चारों में सबसे पहले रहने का तरीका भी अलग अलग हो गया, थोड़ा बहुत शादी इधर उधर कर लिया, शादी कहीं और जाके कर लिया तो इसका रहने का तरीका अलग हो गया, ये कहीं कर लिया इसका अलग हो गया। अब इससे जो बच्चा आएगा ये भी अलग अलग होगा। तो इसी तरीके से जब बढ़ते बढ़ते 3000 जातियों तक पहुंच गया था, ठीक है। जिसके कारण अब दूसरे जाति में दूसरे ब्राह्मण, अब आप लोग सोचते होंगे ब्राह्मण जो है वो किसी और के वहां नहीं जाते हैं, और कोई और जो ब्राह्मण के वहां नहीं जाता है, आप लोग ये सब सुनते होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार संहिताएं क्यों तैयार की गई? थोड़ा सा समझाने में टाइम लग जाता है, बट थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे, आचार संहिताएं क्यों तैयार की गई। अब देखते हैं और कितना क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन तो अभी है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, आचार संहिताएं क्यों तैयार की गई थी, जल्दी जल्दी हम लोग समझते हैं। विविध जन समुदाय के साथ विचारों का आदान प्रदान होने की दशा में अपनी अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए। तो आचार संहिताएं क्यों तैयार की गई थी? विविध जन समुदाय के साथ विचारों का आदान प्रदान होने की दशा में अपनी अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए आचार संहिताएं तैयार की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन को देखते हैं। भगवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं? एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। भगवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो नंबर 1, महाभारत का सर्वाधिक उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है। सर्वाधिक उपदेशात्मक अंश जो है वो भगवत गीता है। इसका शाब्दिक अर्थ भगवान का गीता या युद्ध भूमि में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है। तो इसका शाब्दिक अर्थ मतलब क्या होता है? भगवत गीता का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भगवत गीता मतलब क्या होता है? तो भगवान का गीता। भगवत गीता मतलब भगवान का गीता, या फिर युद्ध भूमि में, ठीक है, युद्ध भूमि में या फिर युद्ध भूमि में, और कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ये उपदेश है। यानी कि कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया जाता था, जो बातें बताई जाती थी, उसको भगवत गीता में लिखा गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था, वो जो उपदेश दिया गया था, वो महाभारत, वो जो है भगवत गीता पर लिखा हुआ, और भगवत गीता को क्या कहते हैं? भगवान का गीता कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग बताइएगा, पहले आता था या नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे इसको नहीं जानते हैं। तो भगवत गीता का मतलब भगवान का गीता आपको समझ में आ गया। और इस भगवत गीता में क्या है? तो कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था, वही चीज इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है, इसके बारे में हम लोग यही चीज जानते हैं। आप आराम से 2 लाइन लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? जो किसान थे, जब आंदोलन चल रहा था, तो उस समय किसान जो है वो महात्मा
गांधी को किस तरह देखते थे। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, गांधी जी को किसान अपना हमदर्द मानते थे। गांधी जी को जो है किसान वो अपना हमदर्द मानते थे। इसलिए जब उन्होंने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के यानी कि बीएचयू में, सबसे पहले फरवरी 1916 में बीएचयू में उद्घाटन समारोह में किसानों या आम आदमियों को देखा तो वह दुखी हो गए। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आयोजनों की निंदा की और वो जो आयोजक था उसका बहुत ज्यादा निंदा किया, क्योंकि जब ये समारोह हुआ था 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उस समय जो है गांधी जी भी वहां आए थे और वो किसानों को देख करके, आम आदमियों को देख करके वो बहुत ज्यादा दुख हो गए और वो जो आयोजक था, उसको जो आयोजन करने वाला था, उसका वो निंदा करने लगा। ठीक है, उसका वो मतलब कि एक प्रकार कह सकते हैं कि बुराई करने लगा, निंदा करने लगा, उसका जो है मतलब बात वगैरह नहीं मानने लगा, दुख होने लगा, उससे थोड़ा गुस्सा होने लगा, मुंह फिरने लगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रीजन बता रहे हैं कि महात्मा गांधी को किस तरह देखते हैं, वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा देखिए, गरीब किसान भू राजस्व को कम कराने तथा भू राजस्व की दर कम करवाने के लिए अधिकारियों जमींदारों को शोषण से मुक्त होने तथा समस्याओं को दूर करने की आशा गांधी जी को समक्ष मानते थे। तो गरीब किसान जो थे वो कम कराने तथा यानी कि जो कर था उसको कम कराने के लिए, जमींदारों का जो शोषण होता था उसको कम कराने के लिए, शोषण से मुक्त कराने के लिए, अधिकारों के द्वारा जो अत्याचार होता था उसको कम कराने के लिए, ये सब कुछ जो है वो गांधी जी को मानते थे कि वही एक ये काम कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, किसानों को शोषण से मुक्त, ये शोषण लिखा हुआ है, किसानों को शोषण से मुक्त होने तथा समस्याओं को दूर करने की आशा गांधी जी पर टिकी थी। और किसानों का शोषण और समस्याओं का समाधान करने का जो आशा था, जो उम्मीद था, वो सिर्फ गांधी पर ही लगाया रखा हुआ था, गांधी जी पर ही। वे जानते थे कि केवल गांधी जी ही उनके कुटीर उद्योगों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और किसान लोग जानते थे कि जो कुटीर उद्योग है उसको कौन बचा सकते हैं, सिर्फ गांधी जी ही बचा सकते हैं। फिर देखिए, किसान गांधी जी को लोकप्रिय नेता और अपने में से एक समझते थे। किसान गांधी जी को लोकप्रिय, एकदम पॉपुलर समझते थे, बहुत प्यार करते थे और वो अपने में से ही यानी कि हम आम आदमियों में से उसको एक मानते थे। उसका यह मानना था कि वे उन्हें अंग्रेजों की दास्तां, जमींदारों के शोषण और साहूकारों के चंगुल से अहिंसात्मक आंदोलनों और शांतिपूर्ण प्रतिरोधों द्वारा बचाएंगे। ये किसका सोच था, गांधी जी का, जो कि हुआ भी था बाद में। तो इस तरीके से किसान जो है उसको देखते थे, गांधी जी को देखते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बौद्ध युग जो था उसमें आर्थिक उन्नति का क्या कारण था। आर्थिक जो उन्नति हुआ था, राजनीतिक नहीं, आर्थिक का ध्यान देंगे यहाँ पर। आर्थिक जो उन्नति था उसका क्या कारण था, हम लोग एक एक करके समझते हैं। बौद्ध युग में आर्थिक उन्नति के कारण, बौद्ध युग में वाराणसी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, कपिल वस्तु, अयोध्या, तक्षशिला तथा वैशाली जैसे नगरों का विकास होने के कारण व्यापार की उन्नति हुई। तो ये जगह का नाम है वाराणसी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, कपिल वस्तु, अयोध्या, तक्षशिला तथा वैशाली जैसे नगरों का जो है विकास हुआ है बौद्ध युग में। ठीक है, उन्नति हुई इसी के कारण। दूसरा है, उस काल में धातु के सिक्के चलाए जाते थे। बौद्ध युग में जो है वो धातु के सिक्के चलाया जाता था। तीसरा पॉइंट है, उस काल में स्थल तथा जल दोनों मार्गों में व्यापार होता था। और उस काल में यानी कि जब बौद्ध युग था उस समय स्थल में भी, जमीन पर भी और जल में यानी कि समुद्र में भी व्यापार होता था, दोनों मार्गों से, सॉरी, यानी कि जमीन के द्वारा भी रोड पर जाया करता था और जो अभी समुद्र के द्वारा हम लोग जाते थे, ये उसी युग से शुरू हो चुका था। उस समय दोनों तरीके से व्यापार होता था, जिसके कारण लंका, वर्मा, जावा, सुमात्रा और मलाया आदि देशों के साथ जलमार्ग से व्यापार होता था। किसके साथ, स्थल और जल के द्वारा किसके साथ व्यापार होता था, बिजनेस होता था। एक लंका, एक वर्मा, एक जावा, एक सुमात्रा, एक और मलाया आदि देशों के साथ जल मार्ग से व्यापार होता था, जल मार्ग से। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है, विभिन्न व्यवसाय वाले शिल्पकारों ने अपने आप को विभिन्न संघों में संगठित कर लिया था। और विभिन्न व्यवसाय वाले शिल्पकारों ने अपने आप को विभिन्न संघों में संगठित कर लिया था। ठीक है, तो इससे पांचवा पॉइंट है, कृषि योग्य भूमि की कुल आय का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। और कृषि जो करते थे लोग उसका मात्र 1/6 भाग यानी कि 6 हिस्सा होगा, तो 6 हिस्सा में मात्र एक भाग को ही टैक्स लिया जाता था। अगर वो आदमी 6 रुपया कमाया, 600 रुपया कमाया, तो उससे मात्र 100 रुपया ही लिया जाता था कर के रूप में। ये आपको बताया जा रहा है। उस समय के लिए ये बहुत कम था, उस समय के लिए। अभी तो वैसा नहीं लिया जाता है। अब देखिए, धान के अलावा जौ, दालें, ज्वार, गन्ना, बाजरा तथा कपास की फसलें भी उगाई जाती थी। ठीक है, जौ के अलावा। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। शायद 1-2 क्वेश्चन कम होगा, शायद, मुझे जहां तक लगता है, मैं गिना नहीं हूं। खैर, जो भी है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा और 1 मिनट वीडियो को देखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर रिपीट करेंगे या फिर 1-2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए या फिर नोट जरूर कर लीजिए। एग्जाम से पहले आपको इसको रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे 20 मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हिस्ट्री का, उसी तरह ज्योग्राफी का भी लाएंगे, पॉलिटिकल के भी लाएंगे। और जो आपका क्लास चल रहा है चैप्टर बाय चैप्टर, वो तो चलेगा ही, ये एक्स्ट्रा हम आपको करवाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे डिमांड भी करते हैं कि सर मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए। तो मैंने फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ गया। अब छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर फुल्ली आपका तैयारी होती है। ठीक है,
पहली बार आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में लगाइए, जहां भी आपको शेयर करना शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।